हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक पर्यावरण। कल कल पढ़े थे पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक पर्यावरण। तो प्लीज़ चलिए जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये है भौगोलिक पर्यावरण का। हम संपूर्ण पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं: मानव निर्मित तथा मानव द्वारा अनिर्मित या प्राकृतिक पादप। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। भौगोलिक पर्यावरण की परिभाषा। भौगोलिक पर्यावरण को परिभाषित करते हुए मैकाइवर तथा पेज लिखते हैं। भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्राकृतिक मनुष्य को प्रदान करती है: भूमि, जल, पहाड़, मैदान, खनिज, पौधे और जानवर, जलवायु और गुरुत्वाकर्षण, विद्युत तथा विकिरण आदि सभी प्राकृतिक शक्तियाँ जो मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित हैं। भौगोलिक निर्धारणवाद। अरस्तु के समय से लेकर आज तक क्या विवाद चला आ रहा है कि मानव सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जो विद्वान यह मानते हैं कि मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक सभी पक्ष भौगोलिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम भौगोलिक निर्धारणवाद, निश्चयवाद एवं उनकी विचारधारा को भौगोलिक निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। इन्हें मानव भौगोलिकवाद भी कहते हैं। इन विद्वानों की मान्यता है कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप का निर्धारण भौगोलिक पर्यावरण से ही होता है। आलोचना। इस विचारधारा की आलोचनाएं इस प्रकार: भौगोलिक निश्चयवाद ने मनुष्य को कीड़े मकोड़े एवं पशु पक्षी की भांति असहाय एवं निरूप मान लिया है। वे यह भूल जाते हैं कि मानव बुद्धि चेतनशील प्राणी है, जिसने आविष्कारों के बल पर पर्यावरण को ही बदल दिया है। यदि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव की सभ्यता, सांस्कृतिक एवं व्यवहार को तय करती है, तो फिर एक ही पर्यावरण में रहने वाले लोगों के भोजन, वस्त्र, मकान, प्रथाओं एवं परंपराओं में अंतर क्यों होता है? इसका उत्तर भौगोलिक निश्चयवाद के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, मानव ने प्रत्येक कार्य को केवल भौगोलिक पर्यावरण को ही उपज मानकर भूगोलवादियों ने अतिवाद का परिचय दिया है, जबकि मानव कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक कई कारकों से एक है, न कि सब कुछ है। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। ब्रेसहेंस ने भौगोलिक पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के प्रभाव का उल्लेख किया है। हम यह भौगोलिक कारकों के सामाजिक जीवन, मानव व्यवहार एवं सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करेंगे। जनसंख्या व घनत्व पर प्रभाव। जनसंख्या के विस्तार, वितरण एवं घनत्व तथा भौगोलिक दशाओं के बीच सीधा संबंध दिखाई देता है। जहाँ मानव की आवश्यकताएं सरलता से पूरी हो जाती, वहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है। जिस स्थान की जलवायु, भूमि, पानी एवं मौसम, उत्पादन एवं निवास के अनुकूलन होते हैं, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। बर्फीले स्थानों, रेगिस्तान आदि का घनत्व मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। जहाँ भूकंप, जलवायु, बाढ़ और समुद्री तूफान आने के अवसर अधिक होते हैं, वहाँ जनसंख्या भी कम होती है। विश्व की सभी महान सभ्यताएं नदियाँ, घाटियाँ में ही क्यों पनपी? इसी कारण यह है कि ये क्षेत्र उपजाऊ है। पानी, खाद्य सामग्री, सजावट एवं यातायात के साधनों की यहाँ बहुलता पाई जाती है। भारत में ही गंगा यमुना के मैदान में पहाड़ी भागों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा राजस्थान के रेगिस्तान की अपेक्षा अधिक जनघनत्व पाया जाता है। आर्थिक संगठन पर प्रभाव। शौकीनों ने आर्थिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभाव को तीन भागों में विभक्त किया है। संपत्ति। बकल कहते हैं कि संपत्ति का प्रभावी ऐतिहासिक पूर्णतः भूमि और जलवायु पर ही आधारित पाया जाएगा। संपत्ति की अवधारणा तथा उसका संचय भौगोलिक दशाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जिन स्थानों पर खनिज पदार्थों
की सुविधा, जल शक्ति एवं भूमि उपजाऊ होती हैं। वे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं। लोह, कोयला, पेट्रोल एवं जल शक्ति अमेरिका की संपत्ति है, जबकि मध्य एशिया मुस्लिम राष्ट्रों की संपत्ति पेट्रोलियम है। उद्योग धंधे, किसी स्थान पर कौन से उद्योग धंधे स्थापित होंगे या वहाँ पर उपलब्ध खनिज, जलवायु एवं आर्थिक सुविधाओं पर निर्भर है। बिहार व बंगाल में कोयला एवं लोहा की बहुलता के कारण ही वहाँ लोहा उद्योग स्थापित हुए हैं। बंगाल में जूट उद्योग इसीलिए पनपा क्योंकि वहाँ की जलवायु जूट की खेती के लिए उपयुक्त। मुंबई एवं अहमदाबाद में कपड़ों मिलों की अधिकता के कारण आसपास के क्षेत्रों में कपास की अधिक उपज है। किंतु एक बार एक ही जलवायु में रहने वाले लोग भिन्न प्रकार के उद्योग करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी के एक ढलान पर रहने वाली टोडा जनजाति भैंस पालन करती, जबकि दूसरे ढलान पर रहने वाले कोटा लोग टोकरी व चटाई का उद्योग द्वारा जीवन यापन करते हैं। व्यापार, भूगोलवेताओं का मत है कि व्यापार में उतार चढ़ाव भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन होने के कारण आते हैं। जैनसन का मत है कि सूर्य की किरणों में होने वाले परिवर्तन समाज की समृद्धि और निर्धनता को तय करते। भूकंप, बाढ़, वर्षा, मिट्टी एवं जलवायु में परिवर्तन होने पर व्यापार में परिवर्तन आता है। राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव, राज्य एवं सरकार का स्वरूप तथा कानून व्यवस्था पर भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता। पहाड़ी क्षेत्रों में तंत्र और मैदानी क्षेत्रों में प्रजातंत्र की संभावना अधिक है। दुर्गम स्थानों में रहने वाले लोगों को बाहरी आक्रमणियों व लुटेरों का भय नहीं होता, अतः उन्हें कठोर अनुशासन पसंद नहीं होते। दूसरी ओर मैदानी में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए कठोर कानून व्यवस्था पसंद करते हैं। वहाँ लोग चाहते हैं कि उनकी रक्षा के लिए पुलिस एवं फौज की व्यवस्था हो। सांस्कृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण, संस्कृति के विभिन्न पक्ष में जैसे खान पान, वेशभूषा, आवास, प्रतिमान, कला, साहित्य एवं प्रथाएं आदि पर भी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। खान पान पर प्रभाव, मनुष्य भोजन के लिए उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करता है जो उस स्थान पर पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री किनारे पर रहने वाले लोग मछली का सेवन करते हैं। राजस्थान के लोग जवर, बाजरा, मक्का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रांतों में गेहूं, केरल, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में चावल एवं मछली का उपयोग अधिक होता है। इसी प्रकार से ठंडे प्रदेश में मांस, मछली एवं व शराब का प्रयोग अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग शाकाहारी होते हैं। वेशभूषा पर प्रभाव, भूगोलवादियों का मत है कि मानव को वेशभूषा पर भी भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। शीत प्रदेशों के लोग चमड़े एवं ऊन से बने हुए तथा फर वाले कपड़े पहनते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग सूती, हल्के व ढीले कपड़े पहनते हैं। टोंडा प्रदेश के एस्किमो लोग रेनडियर एवं मास्क बैल की खाल से बने वस्त्र को अपने पूरे शरीर में धारण करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का मानव व्यवहार पर प्रभाव, भूगोलवादियों का मत है कि मानवीय व्यवहार, कार्यक्षमता, मानसिक योग्यता, आत्महत्या, अपराध एवं जन्म दर और मृत्यु दर पर जलवायु, तापक्रम एवं आर्द्रता आदि का भौगोलिक कारक का प्रभाव पड़ता है। अपराधी व्यवहारों पर प्रभाव, फ्रांस के कवेलेट एवं गेवरी ने कहा कि गर्मियों में व्यक्ति के विरोध एवं सर्दियों में संपत्ति के विरोध अपराध अधिक होते हैं। उपजाऊ भूमि, अनुकूलन, वर्षा एवं प्राकृतिक साधनों की अधिकता होने पर अपराध कम होंगे और इनके विपरीत स्थितियों में अधिक। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है कि जो हम ध्रुव से भूमध्य रेखा के पास जाते हैं, अपराध बढ़ते जाते हैं। ध्रुव की ओर श्राप पीकर किए जाने वाले अपराधों की संख्या अधिक है। लोम्बोर्सो ने कहा है कि समतल भूमि में अपराध कम और घाटियों एवं पहाड़ों पर अधिक होते हैं।
आत्महत्या और जलवायु। कई विद्वानों ने आत्महत्या का संबंध मौसम में उतार चढ़ाव से जोड़ा है। यूरोपीय देशों में गर्मियों में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं, प्रमुख रूप मई जून महीनों में। इसके बाद क्रमशः बसंत व जाड़े के समय मौसम में या घटती जाती हैं। इस प्रकार विद्वानों ने जलवायु, तापक्रम, सूर्य के प्रकाश, हवा और हवा के दबाव से आत्महत्या का संबंध जोड़ा है। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या के साप्ताहिक एवं दैनिक अंतर को भी इसी संदर्भ में व्यक्त किया। जन्म दर एवं मृत्यु दर पर प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण एवं जन्म व मृत्यु दर के बीच सहसंबंध बताते हुए जैनकिन कहते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर मृत्यु दर अधिक व ध्रुवीय प्रदेशों की ओर कम होती है। उष्ण प्रदेशों में शीत प्रदेशों की तुलना में जीवन अवधि कम होती है। इसी प्रकार से जुलाई, अगस्त, सितंबर व अक्टूबर में जन्म दर अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक एवं जनवरी, फरवरी व मार्च में बहुत कम होती है। मौसम का परिवर्तन एवं व्यवहारों को प्रभावित करता है, जिससे जन्म दर और पर भी असर पड़ता है। प्राकृतिक विपदाएं, रोग एवं महामारियां मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार कारक एवं जन्म तथा मृत्यु दर परस्पर संबंधित हैं। निष्कर्ष। मनुष्य पहले प्राकृतिक का दास था, परंतु अब स्वामी बनता जा रहा है। ऊपरी विवेचनाओं से हम देखे हैं कि भौगोलिक निश्चयवादी मानव के खान पान, वेशभूषा, मकान, व्यवहार, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं आदि पर भौगोलिक प्रभाव को प्रमुख मानते हैं। वे मानव को प्रकृति के हाथ में खिलौना मात्र ही समझते हैं। भौगोलिक निश्चयवादियों की बात कुछ समय पहले तक उचित मानी जा सकती थी, जब मानव ने आज जितनी प्रगति, विकास और आविष्कार नहीं किए थे और उसका संपूर्ण जीवन प्राकृतिक पर निर्भर था, उससे ही नियंत्रित व निर्देशित होता था। शिकार अवस्था से कृषि अवस्था तक मानव की प्राकृतिक दासता अधिक थी, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में मानव ने प्राकृतिक पर विजय पाई है। विज्ञान के सहारे ही मानव ने चांद विजय किए, समुद्रों का मंथन किया है, आकाश में उड़ा है। अब दलदला पहाड़ और रेगिस्तान तक उसके मार्ग में बांधा नहीं रहे। मानव ने अपने प्रयत्नों से रेगिस्तानों व टुंडा प्रदेशों को रहने योग्य एवं हरे भरे खेतों में बदल दिया है। कृत्रिम वर्षा की जाने लगी है। मौसम के प्रभाव से बचने के लिए वातावरण अनुकूलित कमरे बनाने लगे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज मानव प्राकृतिक की दासता से मुक्त होता जा रहा है और नवीन आविष्कारों, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के सहारे प्राकृतिक के रहस्यों को ज्ञात कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में ला रहा है। स्पष्ट है कि मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भौगोलिक कारकों का प्रभाव क्षीण हुआ है। ममफोर्ड ने उचित ही कहा है, सांस्कृतिक विरासत बढ़ने के साथ ही भौगोलिक पर्यावरण का एक भाग अनुपयोगी होता जा रहा है। ब्रिस्टेडी का मत है कि भौगोलिक कारक यद्यपि निरात्मक नहीं है, किंतु इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। हाय स्टूडेंट, आपका ये क्लास आज का पूरा हो गया है और कल हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक का अर्थ एवं परिभाषा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चन है ये BA MA में आ सकता है और क्लास 12 के पेपर में भी आता है। MA में ज़रूर आया था इस बार। अगर जो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो MA BA और क्लास 12 के जो पेपर होंगे उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप लोग अच्छे अंक से पास होंगे अगर जो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।